हेलो फ्रेंड्स, राम स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं रेलवे में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं पिछली, उन सभी में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं तो उन क्वेश्चनों को हम वन लाइनर फॉर्म में पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको पता है कि एग्जामिनर हमेशा क्वेश्चनों को रिपीट करता है, तो उसी आधार पर हमने ये क्लास स्टार्ट की है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आज हम इसमें राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी पढ़ने वाले हैं। और पॉलिटी के अंतर्गत इसमें हमारे लगभग 350 प्रश्न हैं। तो आज हम इसमें 100 प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है। और ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। और इसी प्रकार लगभग आपको पता है कि इसमें हमारी 4 वीडियो बन जाएंगी, तो जिसमें हमारे 4 पार्ट रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार हम 100 प्रश्न करके जो सभी टॉपिक अपने कंप्लीट करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, पहला प्रश्न देखेंगे, 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन था? तो आपको ध्यान रखना है विट्ठल भाई पटेल थे, ठीक है, विधानसभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था, जिसमें मूलतः कितने अनुच्छेद थे? तो आपको ध्यान रखना है उसमें मूलतः 395 अनुच्छेद थे, ठीक है। अगर वर्तमान जो बात की जाए तो वर्तमान में 465 अनुच्छेद हैं, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है अभी वर्तमान में 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। उस समय 8 अनुसूचियां थी, 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे, ठीक है। ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि जो भारत का संविधान है वो सबसे लंबा लिखित संविधान है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है ये जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये भी ध्यान रखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे और अस्थायी अध्यक्ष जो बनाया गया था वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर 4, 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही थे, आपको ध्यान रखना है। और ये अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। और 2 दिन के बाद यानी 11 दिसंबर को जो दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर एक बैठक हुई थी 13 दिसंबर को, तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को जो है पास किया था, प्रस्तुत किया था, ठीक है। देखो यही प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो ये आपको ध्यान रखना है 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। और यही पूछा गया है कि उद्देश्यों के कथन को किसने प्रस्तुत किया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने ही प्रस्तुत किया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है आर के शनमुखम चेट्टी थे, ठीक है। देखो ये प्रश्न 2 बार पूछ लिया गया है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री, ठीक है। तो यही आपको ध्यान रखना है कि आर के शनमुखम चेट्टी थे, ठीक है। और इस क्वेश्चन को जो आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है, 2 बार कैसे दे रखा है। चलिए आगे देखेंगे, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो ये एम.एन. रॉय ने दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष आपको ध्यान रखना है ये H.C. मुखर्जी थे। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो आपको ध्यान रखना है 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था, ठीक है। और अभी आपको ध्यान रखना है कि आपसे पूछा जाए 26 नवंबर को कौन सा डे मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है, कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे, ये तो आपको पता होगा, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाना जाता है। आगे देखेंगे, देखो ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, पहली बैठक कब हुई थी भारतीय संविधान सभा की? तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। देखो ये भी ध्यान रखना है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। इसका मतलब ये है कि संविधान बन के तैयार हो गया था, ठीक है, हमने संविधान को अपनाया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान लागू कब हुआ था, तो वो आपको ध्यान रखना है कि 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। ये दोनों पॉइंट आपसे ध्यान रखना है। और आपको मैंने बताया था कि 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में, ठीक है, ये एक संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आगे देखेंगे, कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नाथ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था? तो ये विनियमन एक्ट था 1773 का, ठीक है, जिसमें ये ब्रिटिश यानी अंग्रेज प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की जो अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न मैं पहले आपको करा चुका हूं कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो ये अपने भारत का ही है,
ठीक है, ये इतना पॉइंट देखो कितना देर का, इतना नहीं पढ़ना है आपको। आपसे पूछा गया है कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है, ये जो है किसने बोला है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये बात बोली है। चलिए देखो, ये प्रश्न पूछा गया है स्रोत से। स्रोत जो संविधान के स्रोत लिए गए हैं, तो आपसे पूछा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है। आगे देखेंगे, राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया है, तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाया गया है। और आपको ध्यान रखना है कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो ली गई है, वो भी दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से लिया गया है, तो आपातकाल के जो उपबंध है वो जर्मनी से लिए गए हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो ये पूछा गया पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई है, तो आपको ध्यान रखना है यूएसएसआर, जो कि रूस बोलते हैं इसे। ठीक है, यही रूस, तो रूस से पंचवर्षीय योजनाएं ली गई हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं, तो वो भी कहाँ से लिए गए हैं, वो भी रूस से लिए गए हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो वो अमेरिका से लिए गए हैं। जैसे कि आगे प्रश्न दे रखा है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो ये अमेरिका से। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसए से लिए गए हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो ये प्रश्न है, मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा को कहाँ से लिया गया है, तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और देखो, अगर आपसे पूछा जाए विधि शासन की संकल्पना ये कहाँ से ली गई है, तो ये यूके यानी ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे 25वां प्रश्न, तेलंगाना राज्य किस राज्य से अलग होकर बना था, तो ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। और कब बना था, 2 जून 2014 को जो है अलग हुआ था। ठीक है, आगे देखेंगे, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन कब हुआ था, तो 1960 ईस्वी में हुआ था। भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन सा जो है अनुच्छेद, अनुच्छेद नहीं पूछा है, आपको पूछा है कि ये कौन बदल सकता है, सीमाओं को कौन बदल सकता है, तो ये संसद बदल सकती है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। चलिए आगे देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, तो ये अनुच्छेद 1 में ये बात लिख रखी है। ठीक है, ये आपको देखना है। देखेंगे ये 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो ये किस सूची के विषय हैं, तो ये 7वीं सूची में शामिल है। ठीक है, 7वीं अनुसूची में शामिल है। आपको पता है कि अनुसूचियां कितनी है, अनुसूचियां 12 हैं, जिसमें 7वीं जो अनुसूची है उसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जो है, इन तीनों को जो है 7वीं अनुसूची में दे रखा है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख दिया गया है, तो 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, देखो अनुच्छेद पूछा है, और अनुच्छेद उसने बोला है कि भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों, जनजातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है, तो ये कौन सा अनुच्छेद है, तो ये हम देखेंगे कौन सा अनुच्छेद है। तो देखो ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद 341, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, आर्टिकल 72 ये किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को जो है कोई पनिशमेंट मिला है, जैसे उसे फांसी की सजा मिली है, तो जो है उसे वो कम कर सकता है। ठीक है, और अगर मृत्यु दंड की सजा मिली है तो उसे भी वो कम कर सकता है। ठीक है, यही अगले प्रश्न में दे रखा है कि भारत के राष्ट्रपति मृत्यु दंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा या फांसी, स्थगन या सजा में कमी कर सकते हैं, तो वो आर्टिकल कौन सा है, तो वो आर्टिकल 72 है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है, तो शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। जीने का अधिकार, जिसे जीवन का अधिकार बोलते हैं, तो ये आर्टिकल 21 में है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखेंगे भाग 4 का अनुच्छेद 43B। ठीक है, ये किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है ये सहकारी समितियों से संबंधित है। आगे देखेंगे, देखो ये प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये सुप्रीम कोर्ट के लिए है और ये हाई कोर्ट के लिए है। ठीक है, ये सर्वोच्च न्यायालय के लिए है और ये उच्च न्यायालय के लिए। इसके तहत जो है देखो ये दे रखा है कि किन 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है, तो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। ठीक है, आगे देखेंगे,
अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है एन गोपाल स्वामी अयंगर थे। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कर्मचारी के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? तो आर्टिकल 43 आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन दिया गया है? तो अनुच्छेद 3 से आपको ध्यान रखना है कि इसके तहत जो है नए राज्यों का गठन हो सकता है या जो है राज्य की सीमाओं में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है। आगे देखेंगे कौन से अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया है? तो मनी बिल को जो है अनुच्छेद 110 आपको ध्यान रखना है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 42 देखेंगे भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत किया गया है। आगे देखेंगे देखो आपको सीधा सीधा देखना है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा। तो ये आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 40 है, आपको ध्यान रखना है, ये ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? तो उपाधियों का अंत जो दे रखा है वो अनुच्छेद 18 में दे रखा है, आपको ध्यान रखना है। आगे देखना है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है? तो अनुच्छेद 243 आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? तो ये अनुच्छेद 112 आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है? तो ये अनुच्छेद 263। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। देखो ये प्रश्न पूछे गए हैं तो आपको बार बार इनके रिवीजन करने हैं। देखो वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधान आपको ध्यान रखने हैं कि ये अनुच्छेद 360 में दे रखे हैं। आपको 3 अनुच्छेद ध्यान रखने हैं, 352, 356 और 360। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। आगे देखेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 ये किससे संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है संविधान के संशोधन, अगर संविधान में संशोधन करना है तो ये आर्टिकल 368 में लिखा हुआ है। और हमने बताया था कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। आगे देखेंगे अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के संविधान में कितने भाग हैं? तो भारत के संविधान में 25 भाग हैं वर्तमान में। ठीक है, मूल संविधान में 22 भाग थे। आगे देखेंगे भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यों के विधान परिषदों के गठन के लिए प्रावधान किए गए हैं? तो आर्टिकल 169 आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करता है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट के लिए जो आर्टिकल था वो आर्टिकल 32 था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और हाई कोर्ट के लिए वो ध्यान रखना है वो 226 आर्टिकल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखेंगे आर्टिकल कितना है? आर्टिकल 32। ठीक है। प्रश्न नंबर 53 भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तो दूसरी अनुसूची में आपको ध्यान रखना है कि ये वेतनों से संबंधित है। और वेतन में जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, ठीक है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सभी की जो न्यायाधीशों को जो वेतन मिलता है वो अनुसूची 2 में दे रखा है। आगे देखेंगे देखो राष्ट्रपति को अगर अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई है तो वो आर्टिकल 123 में दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अनुच्छेद 35A आपको ध्यान रखना है, ये किस वर्ष जोड़ा गया था? तो ये 1954 में जोड़ा गया था। ठीक है। आगे देखेंगे अगर अवसरों की समानता की गारंटी प्रदान की गई है तो ये किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता का वर्णन दे रखा है। ठीक है, वही सेम प्रश्न है सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 16 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 18 हमने पढ़ा था उपाधियों का अंत था। और अनुच्छेद 17 आपको ध्यान रखना है वो छुआछूत, ठीक है, जैसे अस्पृश्यता का अंत उसमें दे रखा है। आगे देखेंगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार ये अनुच्छेद 29 में दे रखा है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं वो अनुच्छेद 108 में किए गए हैं। इंपोर्टेंट प्रश्न है। एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करती है वो कहलाती है? तो वो प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना कहलाती है।
आगे देखेंगे, देखो ये आपको ध्यान रखना है 1973 में केशवानंद भारती केस आया था, तो इसमें एक सवाल उठाया गया था कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, ये बात इसमें केशवानंद केस में बोली गई थी। प्रश्न नंबर 62 देखेंगे, किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में ये आपको ध्यान रखना है कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो सामान्यतः भारत में कितने साल से रह रहा हो, तो आपको ध्यान रखना है ये 12 साल से अगर रह रहा हो तो वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। आगे देखेंगे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 7 के अनुसार, 7 में आपको पता है नागरिकता का वर्णन है, 5 से लेकर 11 तक नागरिकता दे रखी है। तो इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जो, उसने पूछा है कि 1 मार्च 1947 के बाद अगर वो भारत के राज्य क्षेत्र से जो है बाहर, जैसे पाकिस्तान में वो शामिल हो गया है, राज्य क्षेत्र में चला गया है, तो उसे भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, देखो यही पूछा है 5 से लेकर 11 तक जो अनुच्छेद दे रखे उसमें जो किसका वर्णन है, तो उसमें नागरिकता का वर्णन है। ये प्रश्न अभी हम पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद कौन सा है जिसमें अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? तो वो अनुच्छेद 17 है, ठीक है, जिसमें अस्पृश्यता का अंत दे रखा है। आगे देखेंगे, किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया? तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे देखेंगे, किस संस्थान के पास भारतीय संविधान के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने की शक्ति है? तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। आगे देखेंगे, देखो आर्टिकल 15 आपको ध्यान रखना है, ये जो है नस्ल, धर्म, जाति या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये इससे संबंधित है जो है किसी नागरिक के साथ में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 15। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण ये आर्टिकल 29 में दे रखा है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, इनमें से कौन सी रिट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी की जाती है जिसका वह हकदार या अधिकारी नहीं होता है? तो ये अधिकार परीक्षा। ठीक है, ये रिट आपको ध्यान रखनी है। प्रश्न नंबर 72 देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है? तो ये आर्टिकल 20 आपको ध्यान रखना है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपको ध्यान रखने हैं, 23 और 24 अनुच्छेद दोनों आपको ध्यान रखने हैं, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है इसमें दे रखे हैं। भारतीय संविधान के अनुसार ये वर्ष आपको जो है ये ध्यान रखनी है कि किस वर्ष की आयु तक के बच्चों को, तो 14 वर्ष तक की आयु तक के बच्चों को जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त की जानी चाहिए। ठीक है, ये अधिकार इसमें दे रखा है। अब देखो ये रिट दे रखी है हैबियस कॉर्पस, तो इसका शाब्दिक अर्थ पूछा है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका शाब्दिक अर्थ है कि आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। ठीक है, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। उस रिट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है, तो वो बंदी प्रत्यक्षीकरण है। ठीक है, एक बार आप इन जो 5 रिट हैं उनके बारे में थोड़ा सा डीपली पढ़ लेना। ठीक है, आगे देखेंगे, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के शिक्षण एवं आर्थिक हितों का संवर्धन किसके अंतर्गत आता है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। चलिए प्रश्न नंबर 78 देखेंगे, भारतीय संविधान में कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता सुनिश्चित करने के उपबंध को जो है ये किसमें शामिल है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। ठीक है, आगे देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधान से संबंधित है? तो आर्टिकल 49 आपको ध्यान रखना है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन मूल अधिकार में ये बिल्कुल अपोजिट है, उसमें ये लागू किए जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 81 देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता? तो आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 44 में समान नागरिक
नागरिक सहायता का वर्णन दे रखा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस भाग में है, तो भाग 4 में है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो आर्टिकल है वो 36 से लेकर 51 तक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो मूल अधिकार दे रखे हैं वो भाग 3 में दे रखे हैं, जिसमें आर्टिकल जो वर्णन दे रखा है वो 12 से लेकर 35 तक दे रखा है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो नागरिकता का वर्णन दे रखा है वो भाग 2 में दे रखा है। और नागरिकता के जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद आपको ध्यान रखने हैं 5 से लेकर 11 तक हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और भाग 1 में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में दे रखा है, जिसमें 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेदों का वर्णन दे रखा है। ठीक है, ये पॉइंट आपको सभी को ध्यान रखने हैं। अगर मूल कर्तव्य की बात आती है तो वो उसमें 4 क, ठीक है, ये भाग है मूल कर्तव्य का, इसे फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं। और जिसमें आर्टिकल जो आप जोड़ा गया था वो 51 क, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 83, भारतीय संविधान का भाग 4 ये आपको बताया था मैंने अभी, मौलिक कर्तव्य जो है इसमें दे रखे हैं। आगे देखेंगे, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना, ये जो है मौलिक कर्तव्य में ये बात दे रखी है। आगे देखेंगे, किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है, तो ये आर्टिकल 51A आपको ध्यान रखना है। आपको देखना है वित्तीय आपातकाल जो दे रखा है वो आर्टिकल 360 में दे रखा है। ठीक है। भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो ये भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, कौन सा अनुच्छेद संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है, तो आर्टिकल 87 आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, भारत में जब संविधान के अतिक्रमण उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो, तो महाभियोग चलाने के लिए आरोप जो लगाया जाता है वो कौन लगाता है, तो वो संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सदन की जो द्वारा आरोप जो है लगाया जा सकता है, महाभियोग चलाया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, कौन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है, तो राष्ट्रपति होता है, आपको ध्यान रखना है। तीनों सेनाओं का, जैसे आर्मी हो गई, ठीक है, एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स हो गई, नेवी हो गई, इन तीनों सेनाओं का कमांडर राष्ट्रपति होता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 60 है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखेंगे, भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो ये राष्ट्रपति ही होता है। भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे होता है, तो ये भी राष्ट्रपति को ही होता है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दे रखी है, तो आर्टिकल 61 आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी CJI। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था, तो ये BB गिरी थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो ये प्रतिभा पाटिल थी। ठीक है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। आगे देखेंगे, भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है, तो ये राष्ट्रपति ही होता है। प्रश्न नंबर 100 देखेंगे और ये हमारा लास्ट प्रश्न है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे, तो ये BB गिरी थे। ठीक है, वराहगिरी वेंकट गिरी इनका पूरा नाम था, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। और फ्रेंड्स, इन क्वेश्चनों का आप रिवीजन करते रहिए और आप बार बार इन क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे तभी आपको ये क्वेश्चन याद हो पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं पे जो फिनिश करते हैं और आगे हम इससे 100 से जितने जो 100 प्रश्न की क्लास और हम लेकर आएंगे, जो हमारा पार्ट 2 रहेगा।